नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 10 जो कि है आधारभूत लोकतंत्र। और आज के इस भाग 3 के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के एक महान व्यक्तित्व के बारे में। उसके बाद में हम लोकतंत्र को समझेंगे कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है, ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत के महान व्यक्तित्व की, जो कि है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो तमिलनाडु के रामेश्वरम में इनका एक साधारण सा परिवार है और यहाँ पर इनका जन्म हुआ। तो जन्म स्थल क्या हुआ? रामेश्वरम। कौन से वर्ष में? 1931 या फिर 1931 के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। वो एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। एपीजे अब्दुल कलाम पेशे से एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कई सारे अपने योगदान दिए हैं, जैसे कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उन्होंने अपना योगदान दिया है, मिसाइल कार्यक्रम में और परमाणु क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ पर इन्होंने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम में जो अपना योगदान दिया है, उसके कारण एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और तो और बच्चों, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल था 2002 से लेकर 2007 तक। इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन बच्चों, जैसा कि हमने पिछले भाग में बात की थी, औपचारिक प्रमुख होता है विधायिका का कौन? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो भी औपचारिक रूप से प्रमुख थे, फिर भी इन्होंने कई सारे लोगों को प्रभावित किया। कैसे? आइए देखते हैं। सर्वोच्च प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए भी वे अच्छी शिक्षा और नवाचार के प्रति अपने जुनून के माध्यम से जनमानस और युवाओं से गहराई से जुड़े रहे। इनके मन में जो भावनाएं थी शिक्षा की, नवाचार की, इसलिए वो लोगों से जुड़े हुए रहे और लाखों लोगों को इन्होंने प्रेरित किया। किस मामले में प्रेरित किया या फिर कैसे प्रेरित किया? जैसे कि विनम्रता का भाव, दूसरा है सामाजिक उद्देश्यों के प्रति लगाव होना, तीसरा है समर्पण और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता। तो ये सारे जो है, ये सारी इनकी भावनाएं थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, और इन्होंने देश के प्रति अपना समर्पण दिखाया और कई सारे लोगों को, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की है, लाखों लोगों को इन्होंने प्रेरित किया कि हमें कई अच्छे कार्य करने हैं। या फिर औपचारिक प्रमुख होने के बावजूद भी इन्होंने इतनी सारी जनसंख्या को कैसे प्रभावित किया, ये एक आश्चर्य की बात है। तो इसीलिए बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि औपचारिक प्रमुख होने के बावजूद भी कोई भी व्यक्तित्व या कोई इंसान लोगों को अच्छे वे में प्रभावित कर सकता है, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। उन्होंने दिखाया कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनकी स्थिति सांकेतिक होने के बावजूद भी वे अभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो उन्होंने औपचारिक प्रमुख होने के बावजूद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई देश के लोगों के प्रति, देश की जनता के प्रति, और अनगिनत लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया। अगर वो इस पद पर रहकर लोगों को इतना ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं बच्चों, तो जो सच में प्रमुख है या फिर सच में बड़ी बड़ी हस्तियां और महान व्यक्तित्व हैं, जिनके बहुत सारे कार्य हैं सरकार के प्रति, देश के प्रति, वो लोगों को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कितना प्रभावित कर सकते हैं, हम ये जान सकते हैं यहाँ से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ प्रेरक विचार भी उन्होंने बोले हैं, या फिर उनके कुछ कथन हैं जो कि लोगों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। जिसमें पहला है, आकाश की ओर देखिए, हम अकेले नहीं हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा मित्र है, और जो लोग ऊंचे सपने देखते हैं, उसके लिए काम करते हैं, वह उन्हें सर्वोत्तम सहायता देने के लिए तत्पर है। ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना कि आकाश की ओर देखना है हमें, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो हमारा मित्र है, और जो लोग सच में ऊंचे सपने देख रहे हैं और उनको उजागर करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, उसको सहायता देने के लिए हमेशा तैयार है ये। दूसरा है, अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र चित्त निष्ठा रखिए। किसी लक्ष्य में आपको बच्चों सफल रहना है तो आपको एकाग्रता से उसमें निष्ठा रखनी है, या फिर ठान लेना है कि ये तो करके ही रहेंगे। अगला है, यदि आप असफल होते हैं तो भी हार नहीं मानिए। FAIL का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट एंड लर्निंग, यानी सीखने की दिशा में पहला प्रयास। फर्स्ट अटेम्प्ट, सीखने में फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो पहला प्रयास है। अंत या फिर अंत जो है वो द एंड नहीं है आपका। किसी पहले प्रयास का जो अंत आ गया वो द एंड नहीं होता किसी भी चीज का। वास्तव में END का अर्थ है
एफर्ट नेवर डाइज। कोई भी एफर्ट आप बच्चों करते हैं तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, आपके एफर्ट्स हमेशा आपके काम आएंगे, अर्थात प्रयास कभी निरर्थक नहीं होते। यदि आपको उत्तर में ना NO मिलता है तो इसका अर्थ है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। NO का मतलब बच्चों यहाँ पर नहीं से नहीं है, इसका क्या मतलब है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी से है, अर्थात अगले अवसर के लिए तैयार रहें, अतः सकारात्मक रहें। आपको सकारात्मक विचार रखने हैं, पॉजिटिव विचार रखने हैं कि अगली अपॉर्चुनिटी आएगी और आप उसको ग्रैब करेंगे और उसके बारे में एकाग्रचित होकर कार्य करेंगे। अगला है स्वप्न का अर्थ सोते समय स्वप्न देखना नहीं है, बल्कि स्वप्न वो है जो आपको सोने नहीं देते। बच्चों, सपने वो नहीं होते जो हम सोकर देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हम जाग कर देखते हैं कि अरे ये लक्ष्य तो हमें हासिल करना ही है और उसके लिए हम मेहनत भी करते हैं, तो वो होते हैं सच्चे सपने। यदि 4 बातों का ध्यान रखें, बड़ा लक्ष्य रखना, ज्ञान हासिल करना, कठिन परिश्रम करना और सतत प्रयास करना, तो कुछ भी प्रयास या फिर कुछ भी कार्य किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ये है APJ अब्दुल कलाम की सलाह की सिर्फ 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले लक्ष्य रखना, दूसरा ज्ञान हासिल करना, तीसरा है कठिन परिश्रम और चौथा है सतत प्रयास करना, लगातार प्रयास करते रहना। अब हम लोकतंत्र के बारे में जानेंगे बच्चों। लोकतंत्र क्या होता है, इस शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है। तो विश्व के जो अधिकांश देश हैं उनकी शासन प्रणाली की नींव के रूप में लोकतंत्र को अपनाया गया, मतलब प्रजा का शासन या फिर लोगों का शासन। यह 2 ग्रीक शब्दों से आया है। कौन कौन से? सबसे पहला है डेमोस, जिसका मतलब है लोग, दूसरा है क्रेटोस, जिसका मतलब है शासन प्रणाली या फिर तंत्र या शक्ति। तो क्या हुआ, डेमोक्रेटोस। डेमोस और क्रेटोस 2 शब्द हुए जिसका अर्थ है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है बच्चों, लोक शासन या फिर गणतंत्र। जैसा कि अभी मैंने बताया, लोगों का शासन, प्रजा का शासन। यहाँ पर लोग डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से शासन करते हैं। इनडायरेक्ट रूप से कैसे, वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। क्या सभी लोग वास्तव में शासन कर सकते हैं? बच्चों, भारत की आबादी हमें पता ही है कितनी ज्यादा है, तो क्या सभी लोग शासन कर सकते हैं? तो ऐसा संभव नहीं है। जैसा कि एक क्लास होती है, क्या उसमें सभी बच्चे मॉनिटर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। इतनी बड़ी क्लास है तो उसमें 1 या 2 मॉनिटर होंगे जो कि क्लास में व्यवस्था बनाए रखेंगे और बच्चे ताकि शांति मेंटेन कर रखें, इन बातों को सुनिश्चित करेंगे। तो इसी प्रकार से भारत की इतनी ज्यादा आबादी है, इसीलिए यहाँ पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जैसे कि क्लास में मॉनिटर चुना जाता है, वैसे ही सरकार के स्तर पर यहाँ पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो इसीलिए ये कहना असंभव है या फिर ये मुमकिन नहीं है कि सभी लोग वास्तव में शासन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यही सिद्धांत राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है। किसी एक राज्य में भी सभी लोग शासन नहीं कर सकते, ना ही राष्ट्रीय स्तर पर या फिर अखिल भारत की अगर हम बात करें तो इस पर भी कोई सभी लोग शासन नहीं कर सकते। एक प्रतिनिधियों का ग्रुप होगा, सभा होगी, सिर्फ वही शासन कर सकती है। तो चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को वोट देकर चयन करती है। क्या करती है? वोट देकर चयन किया जाता है प्रतिनिधियों को और वो प्रतिनिधि सरकार बनते हैं, आगे जाकर नियम बनाते हैं, नियम लागू करते हैं और कई सारी नीतियों का भी निर्माण करते हैं। जो संबंधित सभा के चयनित सदस्य होते हैं। तो राज्य स्तर पर अगर हम बात करें तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जिनको विधायक बोला जाता है, उनको प्रतिनिधि के रूप में चयन किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो संसद के जो सदस्य हैं, जिनको सांसद बोला जाता है, उनको लोगों के प्रतिनिधि के रूप में लोगों द्वारा ही चुना जाता है। लोग कैसे चुनते हैं? वोट देकर इन प्रतिनिधियों को चुना जाता है। तो लोकसभा और विधानसभा में सदस्य कानून पर चर्चा करते हैं, समस्या और समाधानों पर चर्चा करते हैं। जो कानून है बच्चों, उन पर चर्चा की जाती है। जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं और उसके समाधान हैं, उस पर भी चर्चा की जाती है। मतभेद की स्थिति में एक दूसरे से संवाद और तर्क वितर्क द्वारा समस्या का हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, अगर लोकसभा में या विधानसभा के सदस्यों के बीच में कोई मतभेद हो जाए तो वो आपसी चर्चा करते हैं और तर्क वितर्क से उस समस्या का हल निकालते हैं और समस्या का निपटान करते हैं। आगे अगर हम भारत की बात करें बच्चों, तो भारत में कौन सी सरकार अपनाई गई है? तो भारत में भी एक जनप्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाया गया है, मतलब लोगों का शासन। जनप्रतिनिधि
एक तो होता है प्रत्यक्ष रूप से और एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये है अप्रत्यक्ष रूप से, जहाँ पे जनप्रतिनिधि लोकतंत्र है, अर्थात लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं और वो सभी प्रतिनिधि मिलकर सरकार चलाते हैं। तो किसी भी आधुनिक लोकतंत्र की तरह, जितने भी आधुनिक लोकतंत्र है बच्चों, वहां पर सभी में यही टेक्निक अपनाई गई है, यही तकनीक अपनाई गई है, जनप्रतिनिधि लोकतंत्र, जहां पर लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। और भारत जो है बच्चों, वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसका कारण क्या है? लगभग 97 करोड़ मतदाता है भारत के अंदर, अगर हम 2024 के डेटा को या फिर उसके डाटा को देखें तो मतदान जो है बच्चों, लगभग 97 करोड़ 97 करोड़ लोगों ने मतदान किया था सन 2024 के अंदर। और जैसा कि हमें पता ही है, भारत की जो जनसंख्या है बच्चों, यहाँ पर हम अपने भारत का मानचित्र देख सकते हैं। भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है या फिर सर्वोच्च है। तो यहाँ पर भारत के जो मतदाता है बच्चों, वो भी सबसे ज्यादा है, इसीलिए भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आगे हम अगर बात करें मतदान की बच्चों, तो मतदान अधिकार किसको प्राप्त होता है और कब होता है? तो जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे बच्चों, तब आपको मतदान अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को इस चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। ऐसे सभी व्यक्ति या फिर ऐसे सभी लोग जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं, वो लोग मतदान कर सकते हैं और उन्हें भारत सरकार के अनुसार मतदान का अधिकार दिया गया है। आगे अगर हम बात करें मतदान प्रक्रिया की, तो बच्चों इंग्लिश में इसको वोट बोला जाता है, हिंदी में इसको मतदान बोला जाता है। और आप वोटिंग से क्या करते हैं, मतदान क्यों देते हैं? क्योंकि मान लीजिए 3 लोग हैं, आपको कौन पसंद है? दूसरे नंबर वाला पसंद है, तो आप दूसरे नंबर के व्यक्ति को वोट देंगे। और ये वोट किस मशीन के माध्यम से दिया जाता है? ईवीएम मशीन के द्वारा, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। तो ये जो ईवीएम मशीन है, इसके ऊपर सारे प्रतिनिधियों के नाम होंगे। आप जिसको वोट देना चाहेंगे उस पर आपको क्लिक करना है। और ये जो आप सेकंड नंबर इमेज देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर एक उंगली पर निशान लगाया गया है मार्कर से या स्याही से। ये क्यों लगाया जाता है बच्चों? ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस व्यक्ति ने वोट दे दिया है और ये दोबारा वोट ना दे, धांधली को रोकने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि हाँ, उस व्यक्ति ने वोट दे दिया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मामला, जैसा कि क्लास में सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको कहीं घूमने के लिए जाना है या फिर टीचर ने बोला है कि बच्चों इस बार हम एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप बताइए आपको कहाँ पर जाना है। आपको 2 उदाहरण दिए जाते हैं, पहला गुजरात मान लीजिए और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। तो गुजरात के लिए 10 बच्चे हाँ करते हैं और हिमाचल प्रदेश के लिए कुल 15 बच्चे हाँ करते हैं। और आपकी क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? 25 बच्चे। तो जिन्होंने सर्वाधिक वोट जिस जगह को गया है, जो कि है हिमाचल प्रदेश, जिसको 15 वोट आए हैं, तो वहां की ट्रिप फाइनल होगी। तो सारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हिमाचल प्रदेश घूमने जाएंगे। तो इसी प्रकार से जिस प्रतिनिधि को या जिस जगह को सबसे ज्यादा वोट आए हैं, वो क्या होगी? वो सुनिश्चित होगी, वो डिसाइडेड होगी। तो यहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि सभी बच्चे कहाँ घूमने जाएंगे? हिमाचल घूमने जाएंगे। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मामला है कि कहाँ जाना है। अब आधारभूत और धरातलीय रूप पर लोकतंत्र की अगर हम बात करें, तो धरातलीय लोकतंत्र क्या होता है? एक ऐसी प्रणाली जहां पर आम नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित और सुनिश्चित किया जाता है, जैसे कि पिरामिड का जो आधार है उसकी तरह। दूसरा, ऐसी प्रणाली में नागरिक उन निर्णयों में अपनी बात कह सकते हैं जो उन्हें प्रभावित कर रहे हैं। कुछ ऐसे निर्णय होते हैं बच्चों जो नागरिकों के हितों को प्रभावित करते हैं, किसी नागरिक के हित को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो नागरिक उस मामले पर बात कर सकते हैं कि ये चीज हमें प्रभावित कर रही है, और उसको बाद में बदला जा सकता है या फिर उस बात के अनुसार कुछ फैसले लिए जा सकते हैं जो कि लोकतंत्र में लिए जाते हैं। और बच्चों याद रखिएगा, हमारे भारत के अंदर जनप्रतिनिधि लोकतंत्र है, जिसका मतलब है जन अर्थात लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और फिर लोकतंत्र स्थापित किया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है, तो हर कोई शासन नहीं कर सकता या फिर हर किसी के नियमों का पालन नहीं किया जा सकता।
जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये पिरामिड है। स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार नगर और ग्राम स्तर पर जो भी समस्याएं हैं या फिर ऐसे जो नियम जो लोगों के हित में नहीं है उसके बारे में कार्य करती है। राज्य स्तर पर राज्य सरकार कार्य करती है और राष्ट्र स्तर पर कौन करती है? केंद्र सरकार या फिर संघ सरकार कार्य करती है। अब हम आगे कथन देखेंगे जो कि महाभारत में दिया गया था या महाभारत में लिखा हुआ है, जो कि है राजा नाम धर्म गुप्तारम धर्मो रक्षति रक्षित। इसका क्या अर्थ है? शासक धर्म की रक्षा करता है और जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। बच्चों, यह धर्म रिलीजन नहीं है। मैं एक और बार आपको बता देती हूँ कि हमारे पौराणिक साहित्यों के अंदर, ग्रंथों के अंदर धर्म जहाँ भी इस्तेमाल किया गया है वो अपनी ड्यूटी के लिए किया गया है कि आपके क्या कर्तव्य हैं उसको धर्म कहा गया है, किसी रिलीजन को धर्म नहीं कहा गया है। जैसे आज हम धर्म से क्या समझते हैं? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ऐसे समझते हैं। लेकिन हम अगर पौराणिक समय की बात करें, प्राचीन समय की बात करें, तो ग्रंथों में, साहित्य के अंदर धर्म का मतलब है आपका कर्तव्य। तो ऐसा शासक जो धर्म की रक्षा करता है और जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करते हैं, ये महाभारत के अंदर लिखा गया है। दूसरा कथन है रिगोबर्टा मेंचुतुम। इन्होंने बोला है कि न्याय के बिना शांति नहीं। बच्चों, अगर न्याय नहीं होगा तो किसी देश में, किसी समाज में, समुदाय में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। दूसरा है समानता के बिना न्याय नहीं और विकास के बिना समानता नहीं। अगर विकास नहीं होगा तो कोई समानता नहीं होगी और समानता नहीं है तो फिर न्याय नहीं हो सकता। संस्कृति और लोगों की पहचान और सम्मान के बिना लोकतंत्र नहीं। संस्कृति की पहचान करना, लोगों का सम्मान करना, अगर ये दोनों चीज ना हो तो लोकतंत्र भी संभव नहीं है। ऐसा किसने कहा? रिगोबर्टा मेंचुतुम। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि न्याय जरूरी है, समानता जरूरी है, विकास भी जरूरी है और संस्कृति और लोगों की पहचान जरूरी है, लोगों का सम्मान जरूरी है ताकि शांति बनी रहे और समानता बनी रहे। और तीसरा है लोकतंत्र बना रहे। तो ये इन्होंने इतने छोटे से कथन के अंदर बहुत सारी गहरी बातें कही है जो कि किसी लोकतंत्र के लिए या फिर न्याय के लिए, शांति के लिए जरूरी है। तो बच्चों, हमने इस पाठ के अंतर्गत क्या जाना कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जनप्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है, जैसा कि हमारे भारत के अंदर है जनप्रतिनिधि लोकतंत्र, जहां लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और फिर वो प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। अब हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? विकल्प एक है बी.आर. अम्बेडकर, दूसरा है एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विकल्प ब, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कई सारे मिसाइल कार्यक्रमों में अपना योगदान दिया था। दूसरा प्रश्न है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबसे पहला राज्य का शासन, दूसरा है जनता का शासन, तीसरा है कानून का शासन और चौथा है बहुमत का शासन। तो बच्चों, यहाँ पर लोकतंत्र का क्या अर्थ है? जनता का शासन, लोगों का शासन। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोकतंत्र, लोगों के द्वारा विकसित तंत्र, लोगों के द्वारा शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। तो जनता का शासन, विकल्प ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरा है भारत में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता है? खालिस्तान यहाँ पर आपको रिक्त स्थान के अंदर भरना है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है विधायक, चौथा है मंत्री। राष्ट्रपति कौन होता है बच्चों? ये औपचारिक प्रमुख होता है कार्यपालिका का। राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। तीसरा है विधायक, विधायक क्या है? सही उत्तर है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को क्या बोला जाता है? विधायक बोला जाता है। तो बच्चों, ये है आज के प्रश्न और छोटा सा रिवीजन। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और मजेदार कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।